प्राइवेट लिमिटेड। बजट बाय सुपरमार्ट के बजट बाय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। अब हर साधारण आदमी भी सस्ते दामों पर खरीदारी कर सकेगा। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक विशेष सेल में मिलेंगे शानदार डिस्काउंट्स। हर साल के हर महीने नए नए ऑफर्स। बजट बाय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाओ का ऑफर। इसके अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे 15 से 50% तक के भारी डिस्काउंट्स। अब कोई भी चाहे उसकी जेब हो छोटी या बड़ी, बजट बाय सुपरमार्ट में आसानी से खरीदारी कर सकता है। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय की है खास सेल। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बेलोक कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर पर बनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय के सुपरमार्ट पर। बुक एंड ब्रूक बॉन्ड ताज महल टी, फूड राइस टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस मालाबार पराठा 800 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, बादाम, काजू, शहद, हर क्वालिटी के चावल, आर्यल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट, मैदा पैकेट, कंपनी का गाय का घी, अंबारी चाट मसाला, सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कस्तूरी मेथी, हर कंपनी की चाय पत्तियां, हेलमेंस रियल मोइनोस 800 ग्राम, फूड राइट वेंचुअल चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो जार, लायन कीमिया डेट्स 500 ग्राम, लायन केनो डेट्स 500 ग्राम, रियो प्रीमियम डेट्स 500 ग्राम, खारिज लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मनुका 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइनिस 250 ग्राम, कद्दू खीर, बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 मिलीलीटर, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 लीटर, मेप्रो प्रोडक्ट्स, मेकन प्रोडक्ट्स, मामाअर्थ, ऑल पॉल ब्रांड्स, फेक एक्स, बेला वीटा, रिया ऑल परफ्यूम्स, पैराशूट हेयर ऑयल कोकोनट 500 ग्राम, मैसलिन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चराइज 400 मिलीलीटर, क्लोजल टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम और भी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे शानदार ऑफर्स। अब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, बजट बाय सुपरमार्ट में आराम से खरीदारी कर सकता है। देर किस बात की, चलिए आकर बजट बाय सुपरमार्ट पर शॉपिंग का मजा ले। पता फिर से एक बार, बजट बाय सुपरमार्ट, बेलौर कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
ہے یا मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर। शेख नसीन पर तशरीफ फरमा, मौजूद मशाइख निज़ाम, उलमा इकराम और हमारे वतन अजीज के नुमाइंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम जिम्मेदार, मेरी इज़्ज़तमां माँ और बहनों, मोहतरम हाज़रीन इकराम, हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पॉम्फलेट निकाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो इसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज पर जो लोग काबिज हैं, लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के गिरोह के साथ खड़े हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता के बोहरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनियत में फिरका परस्ती, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ ले कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे
ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. وہ پوچھ لیں جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا, کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے. تو ہر اسلامی ملک میں, مسلم ملک میں, چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو, وقف کا تصور ہے اور رہے گا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے, آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے. 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا. پھر ان کا یہ بولنا کہ میں بکلیٹ کا پیج نمبر 7 بول رہا ہوں میڈیا کے لیے, اس میں انہوں نے لکھا کہ سیکشن 40 کو ہم نے اڑا دیا. میں محب اللہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. وزارت اقلیتی بہبود نے اپنے جواب میں کمیٹی کو یہ کہا کہ سیکشن 40 کا استعمال 30 سال میں 530 مرتبہ کے قریب ہوا ہے, جس میں سے 8 مرتبہ کوئی کورٹ کو گیا. تو یہ سیکشن 40 کا جو ایک تصور کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر ہاتھ رکھ دیے وقف ہو جاتی ہے, لکھ کر دیا منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے. یہ ان کا دوسرا جھوٹ. تیسرا, اس بکلیٹ کے پیج نمبر 8 پر انہوں نے لکھا کہ خواتین کے بارے میں کہ ہم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی سرکار جھوٹی ہے. 95 کے ایکٹ میں کم سے کم 2 خواتین کا تقرر تھا, اب انہوں نے صرف 2 کر دیا. اور یہ باجا بجا رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو ممبر بنا رہے ہیں. نریندر مودی, اگر آپ میں واقعی میں آپ کی حکومت میں بی جے پی میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بالخزبانوں کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ میں مسلم خواتین سے محبت ہے تو گلفشا فاطمہ 5 سال سے جیل میں سڑ رہی ہے تمہارے بنائے ہوئے کالے قانون کی وجہ سے. تو یہ قانون. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صفحے نمبر 11 پر دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر کرتے ہیں ان کے اس بکلیٹ میں. سچر کمیٹی نے کہا کہ 123 پراپرٹیز دلی کے جو ہیں اس کی 2008 میں لاگت 7,000 کروڑ روپے سچر کمیٹی نے کہا, اور یہ وقف کی پراپرٹی ہے, اس کو حوالے کرنا چاہیے وقف بورڈ کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچر کمیٹی میں فلاں لکھا ہے. سچر کمیٹی نے لکھا کہ جو قابض ہیں ان کو ہٹانے کے لیے پریمائسز آف ایوکشن ایکٹ کو لاگو کرو, آپ وہ بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ یہاں قبضہ ہو گیا. کرناٹکا میں 2, چنئی میں 1, پونا میں 1, لکھنؤ میں 1, احمد آباد میں 1, میرٹھ میں 1, آسام میں 1, کلکتہ میں 1. یعنی 14 لاکھ ایکڑ پراپرٹیز جو وقف بورڈ کی ہے. ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوئی کہ صرف 9 مثال دے سکتے ہیں آپ, اور ہم آپ کے 11 سال کے کارناموں کی 1000 فہرست رکھ سکتے ہیں جو عوامی دشمن تھے. یہ آپ 11 مثالیں دے رہے ہیں. اور ایک مثال دے رہے ہیں چنئی کے تروچیراپلی کی. محب اللہ صاحب بیٹھے چنئی میں, جب ہم گئے تھے وہاں کے گاؤں کے لوگ آ کر کمیٹی کو بولے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وقف سے مسئلہ ختم ہو چکا ہے. محب اللہ صاحب بولے ہمارے سامنے آئے. اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک گجرات کے ایک مقام کا ذکر کر رہے ہیں. وہ ایک جزیرہ ہے, وہ جزیرے کے اوپر ایک کسی اولیاء اللہ کی مزار ہے, خبر ہے, اور وہاں کے مچھیرے سمندر میں جانے سے پہلے ان کا ایک رواج ہے, وہ ایک بکرا کاٹ کے جاتے تھے. ہوا یہ کہ جب ممبئی میں حملہ ہوا تو اجمل قسم جو پاکستان سے ظالم دہشت گرد آ کر ہندوستانیوں کا خون کیے, وہ اس جزیرے پر رک گئے. تو جب سے جزیرہ بند ہو گیا تو بولے وہ ہم چھین لیں گے. ارے وہ دہشت گرد آئے تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں. پھر آپ جائیے کہ یہ قانون میں پھر نریندر مودی نے کہہ دیا کہ اس قانون میں کیا ہے کہ اب کو ہندو زمین نہیں دے سکتا. ابھی چلے گئے ہمارے پنجاب کے سکھ بھائی, سنگرور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ماننے والوں نے, ان کے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی تو انہیں زمین دی مسجد بنانے کی.
वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बाशा नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बाशा नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, खबरस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिया, उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बेचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया। तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब मुंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ, 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार इस आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये पैम्फलेट बोल रहे हैं ना मुसलमानों के लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि आपने क्यों नुमाइंदगी दी उन सब लोगों को वक्फ बोर्ड में? तो बोलते हैं कि जो जो छोटे छोटे तबके उनको सबको मिलना चाहिए। आप बताओ आईबी में कितने मुसलमान है? एक मोहतरमा खाली आईबी में, एक साहब जो उनको निकाल दिया गया, तो आईबी में रखो ना आप। अब बोलेंगे देखो ओवैसी देश की सिक्योरिटी के बारे में सियासत कर रहा है। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरे ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। तो आप भी देना हिस्सा हमको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये 5 साल का लुज़ूम, ये 5 साल का लुज़ूम हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं। ये 5 साल का लुज़ूम सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों के लिए नहीं है। कल अगर आप भी वक्फ करने जाएंगे तो बोलेंगे आप प्रैक्टिसिंग है या नहीं। ये गलतफहमी मुसलमानों में नहीं, जो इस्लाम कबूल किया उसको प्रैक्टिस नहीं, जो पैदाइशी मुसलमान है उससे भी पूछा जाएगा जनाब आप प्रैक्टिसिंग है? क्या करेंगे आप? हम भारत के वजीर आजम से पूछते हैं कि माशाल्लाह आप अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक हर मंदिर में जाते हैं, मगर क्या कोई आपसे पूछता है कि आप प्रैक्टिसिंग है? तो फिर मुझसे किस बुनियाद पर प्रैक्टिसिंग पूछा जा रहा है? बताइए आप, किस बुनियाद पर मुझसे पूछा जा रहा है? किसी से पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ये कन्वर्ट हो या ना हो। उसमें लग जाएगा, उसमें कॉन्ट्रोवेंस लिखा गया, अगर उसमें कोई कोई गलती रहेगी तो आप वो भी निकाल देंगे। तो जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया
کہ 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो प्रोग्राम है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि पूरे मुल्क में आप इसका साथ दीजिए। और ये जो अबू लहब, अबू जहल और हमारे जितने ये जोकर हैं, अब इस कानून में कह दिया गया कि आप ओरली किसी को मुतवली नहीं बना सकते। ये जो लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में किसी एक शख्स को वहां का मुर्शिद बनाया गया। अगर मैं उर्दू में मुर्शद बोलूं तो उसके अलग माने निकलते। तो उनको जब बनाया गया तो मुझे भी इन्विटेशन भिजा दिए, नहीं मालूम क्यों भिजाए मुझे। तो क्या हुआ देखिए, अगर वो कानून पास होने से पहले बनाते, मोहिबुल्लाह साहब आप भी गए थे शायद दावत में उनके पास, उनकी जो बन गए गद्दी नशीन जो बन गए उन्होंने, खैर वो अलग बात है कि सूफी और कूफी कौन है। मुझे सूफीज्म के बारे में जुनैद बगदादी ने कहा, वही सूफी हो सकता है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मोदी के लिए जिंदा है क्योंकि इनके पप्पा है वो। तो वहां पर ये अब उन्होंने अपने बेटे को मुतवल्ली जानशीन बना दिया, तो कानून अब बन गया, बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन उनको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। और मैं कल में जवाद साहब को फोन करके बताया हूं कि सेक्शन 3D पार्लियामेंट में इसमें कोई बाकी नहीं किया। मैंने कहा कि 100 ASI के पूरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट चले जाएंगे, दिल्ली के 180 ASI के मॉन्यूमेंट से वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगे, अब वो निकल गए हमारे हाथ से। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे हाथ से निकल गई, जो पंजाब हरियाणा में हजारों एकड़ जमीन है सब हमारे हाथ से निकल गई। तो ये लड़ाई लड़ना है ताकि जब मौरख ये तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। हम अदालत में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मगर जो सेक्शन पर स्टे नहीं हुआ है, हम तो प्रॉपर्टी रोज उसको खो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं सदर मोहतरम का, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कामयाब एहतजाज किया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आएंगे। ये आइन को बचाना है, भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती भाईचारगी है, उसको बचाना है। आइए हम सब मिलकर इस काले कानून को शिकस्त दें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।